अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रेस्टोरेशन पीरियड को डिस्कस करेंगे। रेस्टोरेशन पीरियड क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर्स थे और उनकी मेजर वर्किंग क्या थी, उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्टोरेशन पीरियड का आगाज़ कब से हुआ और एंड कब हुआ। रेस्टोरेशन की बात करें तो इसका आगाज़ 60 से 1700 तक था। इसकी क्वालिटीज़ क्या थी, करैक्टरिस्टिक्स क्या थी और इसमें कौन कौन से मेन हीरोज़ थे, मेन पोइट्स थे, राइटर्स थे, उनको डिस्कस करते हैं। द रेस्टोरेशन इन 1660 when Charles II came to the throne, there was a complete repudiation of Puritan ideals and way of living। मतलब इसका आगाज़ चार्ल्स टू से हुआ। चार्ल्स टू कौन था? किंग था। तो उसके आने से इस पीरियड का आगाज़ हुआ। उसके बाद इन इंग्लिश लिटरेचर द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1700 इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। मतलब जब भी इस पीरियड का जिक्र आए then you can say that it is a period of English literature because monarchy was restored in England and Charles II। तो monarchy स्टोर हो गई थी, बादशाहत अगेन शिफ्ट हो गई थी और ये पीरियड स्टार्ट हो गया था इन इंग्लैंड एंड चार्ल्स टू के पीरियड में। उसके बाद द सन ऑफ चार्ल्स वन हु हैड बीन डिफीटेड and beheaded come back to England from his exile in France and become the king। मतलब हुआ क्या था कि सन ऑफ चार्ल्स वन, जो चार्ल्स वन का सन था, उसको डिफीट हुई, शिकस्त हुई एंड वो अगेन इंग्लैंड में आ गया क्योंकि उसको फ्रांस से निकाल दिया गया था और दोबारा वो इस पीरियड में किंग बन गया। उसके बाद इसमें मेन पोइट्री क्या थी, रेस्टोरेशन पोइट्री। सबसे पहले जो मेन राइटर था इस पीरियड में जॉन ड्रेडन था। उसका जो पीरियड था 1631 से 700 तक था। रेस्टोरेशन पोइट्री वाज मोस्टली हिस्टोरिकल, रियलिस्टिक एंड रिटन इन द हेरोइक कपलेट ऑफ विच ड्रेडन वाज द सुप्रीम मास्टर। मतलब अगर इस दौर की पोइट्री की बात करें तो जो जॉन ड्रेडन था वो सुप्रीम मास्टर था इस एज का। ही वॉज द डोमिनेटिंग फिगर ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड एंड ही मेड हिज मार्क इन द फील्ड्स ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। मतलब इसने शोहरत कमाई, अपना नाम कमाया ना सिर्फ पोइट्री में बल्कि ड्रामा में और प्रोज में भी बहुत ज़्यादा वर्किंग डिपिक्ट की। उन्हीं वर्किंग के थ्रू उसे शोहरत मिली। उसके बाद इन द फील्ड ऑफ पोइट्री ही वाज इन फैक्ट द ओनली पोइट वर्थ मैंशनिंग। मतलब इस फील्ड में वर्थ मैंशनिंग था, बहुत ज़्यादा वर्थ थी पोइट्री में। ही वाज अ डोमिनेंट फिगर। इन हिज यूथ ही केम अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ कोले। मतलब एक बहुत बड़ा राइटर था, उसकी निगरानी में आ गया था, उसमें वो काम कर रहा था। द पोइट्री ऑफ ड्रेडन कैन बी कन्वेंटेंटली डिवाइडेड अंडर 3 हेड्स पॉलिटिकल स्टाइल्स। मतलब इसकी पोइट्री को 3 हेड में है। द फेबल्स ऑफ हिज पॉलिटिकल स्टायर्स, एब्सोल्म एंड एक्टिटोफल एंड मेडल आर वेल नोन। ये मेजर वर्क्स थे। In Absalom and Achitophel is which one of the greatest political stars in the English language? Dredden defended the king against the Earl of Shaftesbury, who is represented as Achitophels। मतलब ये उस किंग की बात कर रहा है जिसने डिफेंड किया अपने पीरियड में बहुत से बड़े लोगों को। It contains powerful character studies of Shaftesbury and the Duke of Buckingham, who is represented as a Damri। ये मेन
पीरियड के मतलब उस दौर के मेजर लोग थे और जो रिप्रेजेंट करते थे अपने एरिया को, अपने कल्चर को, अपने पीरियड को। द मेडल इज अनदर स्टेडिकल पोएम फुल ऑफ इन्वेक्टिव अगेंस्ट शिफ्ट्सबरी एंड मैकफ्लिकनो। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इस पीरियड के। इट इज़ आल्सो कंटेन अ स्कैटिंग पर्सनल अटैक ऑन थॉमस शेडवेल हु वाज वंस अ फ्रेंड ऑफ ड्रेडन। मतलब इसका जो दोस्त था थॉमस शेडवेल हु वाज आल्सो फ्रेंड ऑफ ड्रेडन वाज डोमिनेंट फिगर ऑफ। उसके बाद सेकंड वन है रिस्टोरेशन ड्रामा। रिस्टोरेशन ड्रामा वाज आल्सो फेमस इन रेस्टोरेशन पीरियड। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामे लिखे गए थे इस पीरियड में। इन 1642 द थिएटर्स वर क्लोज बाय द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय Puritan and so on. So no good plays were written from 1642 to till restoration period। मतलब इसमें क्या हुआ था कि इस पीरियड में जो थिएटर्स थे, मतलब ड्रामा जो परफॉर्म किए जाते थे या लोग ड्रामा जो देखते थे थिएटर्स में, वो बंद हो गए थे और ये पीरियड में आके अगेन कुछ प्लेज लिखे जाने लगे। कमिंग बैक मोनार्की इन इंग्लैंड विद द accession of Charles to the throne in 1660 when the theatres were reopened। मतलब जैसे ही चार्ल्स टू आया देन अगेन जो थिएटर्स थे वो ओपन हो गए थे और उनमें अगेन काम होने लग गया था। मतलब इट वाज अ रीओपन पीरियड ऑफ प्लेस ऑन दैट टाइम। ड्रामा इन इंग्लैंड आफ्टर 1660 कॉल्ड द रेस्टोरेशन ड्रामा। मतलब जो ड्रामा आफ्टर रेस्टोरेशन मीन 1660 में लिखे गए उनको रेस्टोरेशन ड्रामा कहा जाता है। शोड इंटायरली न्यू ट्रेंड्स ऑन अकाउंट ऑफ द लॉन्ग ब्रेक विद द पास्ट। मतलब उनका बहुत बड़ा अरसा था, बहुत ज़्यादा पीरियड था इस दौर में। मतलब you can say that those plays were written in restoration period or 1660, then you can say that it was a restoration drama। उसके बाद moreover it was greatly affected by the periods of new age which was deficient in poetic feeling, imagination, emotional approach to life। मतलब इस बहुत सारा अफेक्ट हुआ, न्यू एज आई, डेफिशिएंटी हुई, फीलिंग और जो इमेजिनेशन, इमोशनल जो अप्रोच थी उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया जाने लगा। एज द कॉमन पीपल स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्यूरिटनिज्म हैज़ नो लव फॉर द थिएटर्स। मतलब कुछ लोगों के माइंड अभी भी अंडर द पुरिटन एज की तरह थे। मतलब उनके माइंड में पुरिटन एज का कंसेप्ट था, तो वो अभी भी थिएटर्स से नफ़रत करते थे, थिएटर्स की तरफ नहीं जाते थे। हुआ ये था कि पुरिटन एज में थिएटर्स क्लोज़ हो गए थे और इस पीरियड में इतने ज़्यादा ड्रामाज नहीं लिखे गए थे। तो इट वाज अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर ऑल people, all you can say that मतलब ये कोई अच्छा पीरियड नहीं था इन लोगों का। The result was that unlike the Elizabethan drama which had no mass appeal, had its roots in the life of common people and could be legitimately called the national drama। मतलब उनको इस लिहाज से नेशनल ड्रामा कहा गया। द रेस्टोरेशन ड्रामा एंड नन ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन रेस्टोरेशन ड्रामाज में कोई इतनी ज़्यादा खसूसियत नहीं थी, इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। इट अपील्स वर कंफाइंड टू द अपर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी whose tastes were aristocratic and among which the prevailing fashions, etiquettes were foreign, extravagant। मतलब लोगों में न्यू आइडियाज़ क्रिएट होने लगे, लोग में डेवलपिंग कंसेप्ट आने लगा। तो ये जो पीरियड था रेस्टोरेशन पीरियड था, इसमें काफ़ी चीज़ें लोगों को सीखने के लिए मिली, लोगों को अवेयरनेस मिली, लोग जानने लगे काफ़ी चीज़ों के बारे
में तो मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई. सो यू कैन से दैट इट वाज अ ग्रेट पीरियड इन इंग्लिश पोइट्री एज वेल, प्रोज एज वेल, ड्रामा. उसके बाद लास्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, रेस्टोरेशन प्रोज. प्रोज वाज आल्सो very famous. The restoration period was deficient in poetry and drama, but in prose it had much higher. मतलब अगर बात करें तो प्रोज का जो कंसेप्ट था बहुत ज़्यादा हायर था, बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत फेमस था. Of course it cannot be said that the restoration prose enjoy absolute supremacy in English literature. मतलब if anybody say about this तो you can say that कि बहुत बड़ी तरक्की हुई प्रोज में. सुपरमेसी मतलब बहुत ज़्यादा लॉफ्टी किस्म की चीज़ें मिली और बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों को सीखने को मिली. दैट वाज अ वेरी गुड पीरियड. It could not reach those heights which it attained in the preceding period in the hands of Milton and Browne, or in the succeeding ages in the hands of Lamb, Hazlitt, Ruskin and Carlyle. मतलब कहने का मकसद ये है कि इसमें जितनी तरक्की प्रोज को मिली या प्रोज जितनी हाइट पे गया या बहुत ज़्यादा बुलंदी पे गया, इट वाज नॉट बिफोर दिस. इससे पहले ऐसा नहीं था. और जैसे कि इससे पहले मिल्टन था पुरिटन एज में, मिल्टन के दौर में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी और ना ही मिल्टन ने इस पीरियड में इतना ज़्यादा वर्क किया था इस पे. तो इट वाज अ ग्रेट पीरियड एंड इट वाज अ वेरी गुड पीरियड रिगार्डिंग प्रोज पॉइंट ऑफ. उसके बाद इट हैज़ टू बी एडमिटेड दैट इट वाज ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड दैट इंग्लिश प्रोज डेवलप्ड एज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग क्लियरली एंड प्रिसाइजली एवरेज आइडियाज़ एंड फीलिंग्स. मतलब इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि जो आइडियाज़ थे डेवलप होने लग गए और लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोग जानने लग गए बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उनको आइडिया हो गया. और इट बिकम एज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग क्लियरली प्रिसाइजली एवरेज आइडियाज़ एंड फीलिंग. मतलब लोग आइडियाज़ और फीलिंग शेयर करने लग गए. लोगों के माइंड में ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गई कि उनके माइंड में क्लियरली आइडियाज़ मिलने लगे और लोग अपनी बात कन्वे करने लगे, लिखने लगे, लोग इन तमाम चीज़ों को समझने लगे. दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर दैट पीरियड.